रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल उस जीव का जीवन अवधि को निरूपित करता है। किसी जीव के जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार साइज से संबंध नहीं है। कौवा और तोता के आकार में कोई अंतर नहीं होता है, फिर भी इन दोनों के जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। ठीक इसी प्रकार आम के वृक्ष और जीवन अवधि पीपल के वृक्ष की तुलना में बहुत कम होता है। प्रत्येक जीव की मृत्यु सुनिश्चित है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव को छोड़कर कोई भी अमर नहीं रहता है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही अच्छा दिया है, एक कोशिकीय जीव को छोड़कर कोई चीज़ इस दुनिया में अमर नहीं रहता है। इस दुनिया में जो भी जन्म लिया है उसको एक न एक दिन मृत्यु आना ही है। इसी तरह हम लोग अगर एलिफेंट की बात करें तो 65 से 90 साल उसकी जीवन अवधि है। रोज़ की बात करें तो 5 से 7 साल उसकी जीवन अवधि है। अगर कुत्ता की बात करें, डॉग की बात करें, 20 से 30 साल वो ज़िंदा रह सकता है। बटरफ्लाई 1 से 2 वीक मतलब 7 से 14 दिन। अगर कौवा की बात करें तो 15 साल। बनाना, अगर हम केला के वृक्ष की बात करें तो 20 से 25 साल। अगर गाय की बात करें तो 15 से 25 साल। पैरोट की बात करें तो 140 साल। क्रोकोडाइल की बात करें तो 60 साल। हॉर्स की बात करें तो 62 साल। इसी प्रकार हम लोग अगर बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई की बात करें, हाउस फ्लाई को फ्रूट फ्लाई इसको ड्रोसोफिला भी कहा जाता है। शायद 20 से 30 दिन रहते हैं इसका लाइफ स्पैन में। राइस प्लांट 3 से 4 मंथ रहता है। टोटोइज 100 से 150 साल। बनैन ट्री, अगर पीपल के बरगद की बात करें तो 200 साल जिंदा रहता है। जीवों में जन्म को एक जीव विज्ञानीय प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव संतति को जन्म देता है। संतति में वृद्धि होती है, उनमें परिपक्वता आती है और तथा उसके बाद वह नई संतति को जन्म देते हैं। इस प्रकार जन्म, वृद्धि एवं मृत्यु का चक्र चलता रहता है। मतलब जीव में जन्म के द्वारा जीव अपने ही तरह दूसरे जीव को जन्म देते हैं। फिर उन जन्म दिए हुए जीव परिपक्व होते हैं। फिर वो भी परिपक्व होने के बाद वो भी फिर उसी तरह अपने ही तरह दूसरे जीव को जन्म देते हैं, यानी अपना संतान को जन्म देते हैं। इसी प्रकार ये जीवन चक्र चलता रहता है। जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु का चक्र चलता रहता है। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। जीव किस प्रकार से जन्म करता है, उसके वास, उसकी आंतरिक शरीर, क्रिया, विज्ञान तथा अन्य कोई कारक सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जन्म द्वारा युग्मक गैमीट निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा उसकी अनुपस्थिति में हो तो वह जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। वह जनन क्या कहलाता है? वह जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन कहलाता है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं। जीव किस प्रकार से जन्म करता है, उसके वास, उसकी आंतरिक शरीर की क्रिया, विज्ञान तथा अन्य कोई कारक सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जन्म द्वारा युग्मक गैमीट निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा उसकी अनुपस्थिति में हो तो यह जनन अलैंगिक है। जब दो जनक विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक गैमीट में युग्मक होते हैं तो यह
लैंगिक है, लैंगिक जन्म कहलाता है। यह क्या कहलाता है? लैंगिक जन्म कहलाता है, लैंगिक जन्म कहलाता है। उसी प्रकार अगर हम लोग बात करें जाए, अब अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन क्या होता है भाई? अलैंगिक जनन क्या होता है, इसकी जानने से पहले सबसे पहले हम लोग अलैंगिक जनन पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन जानने के बाद हम लोग ऑटो रोटेट करने दीजिए। अलैंगिक जनन के बाद अलैंगिक जनन, ठीक है। इसके बाद इस अवधि में एकल जीव जनन संपत्ति उत्पन्न करते हैं की क्षमता, इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है, एक दूसरे के समारूप ही नहीं बल्कि अपने जन्म के एकदम समान होती है। मतलब अलैंगिक जनन के जो विधि है, इसमें जो संतति उत्पन्न होती है वो एक दूसरे के समारूप ही नहीं, यानी समारूप तो होती है बल्कि अपने जनन के एकदम समान होती है। अपने जनक के माने जो इनको जन्म दिया है उसकी एकदम समान होती है। बहुत से एकल कोशिकीय जीव मोनेरस एवं प्रोटोजोआ, मोनेरस यानी प्रोटोजोआ द्विविखंडन द्वारा जनन करते हैं। बहुत से एक कोशिकीय जीव जैसे मोनेरस एंड प्रोटोजोआ, प्रोटिस्ट द्विखंडन द्वारा जनन करते हैं। फंजाई और शैवाल जगत के सदस्य विशेष अलैंगिक जननीय संरचनाओं द्वारा जनन करते हैं। अब देखिए, एक तो हो गया मोनेरस एंड प्रोटोजोआ, ये द्विखंडन द्वारा क्या करते हैं? जनन करते हैं। वहीं अब फंजाई और शैवाल जगत के सदस्य विशेष रूप से अलैंगिक जननीय संरचना द्वारा जनन करते हैं, जिन्हें अलैंगिक जल बीजाणु कहते हैं। कोनिडिया पेनिसिलियम और कलिका हाइड्रा तथा जैम्यूल्स स्पॉन्ज अन्य समान अलैंगिक जनन संरचना है। अब देखिए, इसमें ये पोटैटो का फिगर दिया है, इसमें आपको ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है। जैसे देखिए, इसमें लेबलिंग करने के लिए आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे आई कहाँ है? आई ये हो गया। यहाँ पे जो छोटा निकला है ये क्या है? जर्मिनेशन आई वर्ड है। ये आई है, ये जर्मिनेशन आई वर्ड है। अब इसको आप ध्यान में रखना है। अब एग्ज़ाम में आपको जर्मिनेशन आई वर्ड यहाँ भी दिखा सकता है, यहाँ भी दिखा सकता है। इसलिए इस जो फिगर है, इस फिगर को ध्यान देता है। पोटैटो का फिगर है, पोटैटो का फिगर में आई कहाँ है और जर्मिनेटिंग आई कहाँ है, इस चीज़ का विशेष रूप से ख्याल रखना है। रूट कहाँ है, योंग प्लांट कहाँ है, नोट्स कहाँ है, बर्ड्स कहाँ है। अब उसी तरह जिंजर की बात करें, जिंजर में नोट्स यहाँ हैं, बर्ड्स यहाँ हैं, एडवेंटिशियस रूट कहाँ है? जिंजर है, एडवेंटिशियस बर्ड्स है। अब उसी तरह एगवा ब्रैडिफाइलम इकोर्निया में ऑफसेट होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये भी आपको याद करना है। इकोर्निया, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी शायद बोलते हैं, ठीक है। पुष्पीय पादक में कायिक प्रवर्धन प्रोपगेशन, आलू की आँख, अदरक का परकंद, आलू की आँख, अदरक का परकंद और अगौ और बुलबिल बायोफाइलम की पर्ण कल का जल दिखता रहती है, ठीक है। मासल कलिया को जलोभिदों में नए पादक उत्पन्न करती है, दुर्योन कहलाती है। आपका क्या विचार है? कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। कायिक जनन जो होता है वो भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्या है? उत्तर सही है, हाँ। क्या क्लोन शब्द कायिक जनन से उत्पन्न सत्ती के लिए उपयुक्त एप्लीकेबल है? हाँ, जो क्लोन शब्द है ये कायिक जनन के लिए। पादकों में कायिक प्रवर्धन की इकाई जैसे ऊपरी बुस्ती, परकद, शक्कर कंद
बल्ब, भूस्त्रिका, ऑफसेट सभी नई संतति को ये संरचनाएं कायिक प्रवर्धन है। जलाशयों की महाविपत्ति वाटर हाइसिंथ अथवा बंगाल के आतंक के बारे में अवश्य सुना होगा। यह कुछ भी नहीं है बल्कि जलीय पादप वाटर हाइसिन है, जो ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है। यह जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती हैं। इस पादप का भारतवर्ष में आगमन मात्र इसमें सुंदर आकार के पुष्प तथा पत्तियों के कारण हुआ। यद्यपि यह कायिक प्रवर्धन द्रुत गति से कर सकता है और अल्प समय में ही संपूर्ण जलाशय पर फैल जाता है और अपने आप से जलाशय को ढक लेता है, इसके छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है। अब लैंगिक जनन की बात करें, हम लोग कितने जनन के बात पढ़े? एक तो हम लोग पढ़े हैं क्या चीज़, जैसे द्विखंडन किस में होता है? मोइरा और प्रोटोजोआ में। ठीक है, उसी प्रकार फंजाई और सवाल में हम लोग अलैंगिक जन्म पढ़े हैं, जो उस पर बोलता है। उसी तरह हम लोग अब आइए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अलैंगिक जन्म। अलैंगिक जीव अथवा अभियुक्त, ये सब ठीक है। जीव अथवा अभिमुख विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक में गैमीटों का निर्माण शामिल है। युग्मक जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। यह अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है। नर तथा मादा युग्मकों को युग्मक से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, उसमें परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है, वह अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती है। पादप जंतु अथवा फंजाई जैसे वैविध्यपूर्ण जीवों के अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि ब्रह्मा आकारी की आंतरिक संरचनाओं और शरीर क्रिया विज्ञान में एक दूसरे से अलग है, परंतु जब यह अलैंगिक के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं, एक जैसे पैटर्न के अपनाते हैं। विविध जीवों में समान है। सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुँचते हैं। इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। जीवनाइल प्रावस्था कहलाती है। पादकों में यह कायिक प्रवर्धता कहलाती है। यह प्रावस्था विभिन्न जीवों में अलग अवधि की होती है। कुछ पादक में पुष्पीकरण एक से अधिक बार होती है। तब इस अंतरपूर्ण की अवधि को क्या कहते हैं? किशोरावस्था अथवा वयस्वस्था। उत्तर वयस्वस्था। जो पादप 1 वर्षीय तथा द्विवर्षीय किस्म के होते हैं, वह कायिक जनन तथा जीर्णमान प्रावधानों को स्पष्ट प्रदर्शित करते हैं, परंतु बहुवर्षीय जातियों में इन प्रस्थानों का स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन है। कुछ पादक असामान्य रूप से पुष्पीकरण की क्रियाविधि को प्रदर्शित करते हैं। इनमें से कुछ जैसे बांस की जाति के पादक अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करता है। एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होते हैं। एक अन्य पादक स्ट्रोबिलेथन कुल्थिना नीलकुंजी जिसको बोलते हैं, 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। इस पादप ने सितंबर-अक्टूबर 2006 के दौरान केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे पर पुष्पों का कालीन सा बिछा दिखाई पड़ा, जिस दृश्य से सैलानियों की एक बहुत बड़ी संख्या इनकी ओर आकर्षित हुई। प्रजनन आयु की समाप्ति को जीवनपुट और इसके मापदंड के रूप में माना जाता है। शरीर में जीवन की अवधि अंतिम चरण में समवर्तीय परिवर्तन जैसे उपाचों का मंद गति से होने लगते हैं। वृद्धावस्था अंतरम मृत्यु तक ले जाती है। प्री मेडिकल बायोलॉजी है, ठीक है। एलन क्या है?
पादक तथा प्राणियों दोनों ही में तीनों प्रस्थाओं के बीच संक्रमण के लिए हार्मोन उत्तरदायी पाए गए हैं। अब देखिए, पादक तथा प्राणियों दोनों ही में तीनों प्रस्थाओं के बीच संक्रमण के लिए हार्मोन उत्तरदायी पाए गई है। हार्मोन तथा कुछ विशेष पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर क्रिया जीवों को जनन क्रियाओं तथा व्यवहारिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करती है। परिपक्व अवस्था प्राप्त करने के पश्चात सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव कुछ घटनाएं एवं प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं। जीवों में महत्वपूर्ण मूलभूत समानता होती है, यद्यपि लैंगिक जनन के संबंध संरचना जीवों में एकदम भिन्न होती है। यद्यपि विस्तृत एवं जटिल होने के बावजूद जीवों में लैंगिक जनन घटनाएं एक नियमित क्रम सीक्वेंस का अनुपालन करती है। निषेचन पूर्व की दो प्रमुख घटनाएं युग्मकजन गैमेटोजेनेसिस तथा युग्म स्थानांतरण है। निषेचन पूर्ण घटना युग्म जनन युग्म स्थानांतरण। युग्म जनन क्या होता है? युग्म जनन नर तथा मादा दो प्रकार के युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। युग्म एक प्रकार के अनुरणित कोशिकाएं होती हैं। कुछ सवालों में दो युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं, इसी कारण समयुग्मकीय या समयुग्मक कहलाते हैं। अधिकतम लैंगिक जनन जीवों तथा आकारिकीय रूप से स्पष्ट दो प्रकार के युग्मक विशेष युग्मक पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मक को पुंड या शुक्राणु कहते हैं, जबकि मादा युग्मक को अंड अथवा डिंब कहते हैं। ये क्या है? ये है फ्यूकस है। एक सवाल के युग्म है। युग्मक किसमें? एक क्लेडोफोरा है। ये आपको एकदम, ये जो फिगर है इसको आपको बैठा लेना है दिमाग में। ये क्लेडोफोरा का है। एक सवाल के संयुग्मक है। इसमें ये पता नहीं चलता है कि कौन मादा है और कौन नर है, इसलिए कौन फीमेल है और कौन मेल है, इसमें ये पता नहीं चलता है। इसलिए हमको इसको विशेष कर ध्यान रखना है। उसके बाद जो बी है ये फ्यूकस है। ये फ्यूकस एक सवाल का है फोटो। और सी जो है मानव विषम युग्मक है। ये मानव का है। ये मानव का तो पहचान में आ जाएगा। ये फीमेल का है, ये मेल का है। ये स्पर्म है, ये ओवम है। उसी तरह जीवों में लैंगिक समानता। जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो विभिन्न जीवों के युग्मक को युग्म संयोग होता है, परंतु यह सदा के लिए सत्य तथा नहीं है। बहुत सी फंजाई तथा पादकों में द्विलिंगीय स्थिति को उल्लेखित करने के लिए उभय लिंग श्रेणी तथा समलिंगी शब्द का प्रयोग करते हैं। एक लिंगिकता की स्थिति की सब बहुत सी फंजाई तथा पादकों में द्विलिंगी स्थिति को उल्लेखित करने के लिए उभय लिंगस्थिति तथा समलिंगी शब्द का प्रयोग करते हैं। एक लिंगीय स्थिति को उल्लेखित करने के लिए एक लिंगीय तथा विषमतलीय शब्द का प्रयोग किए जाते हैं। पुष्पीय पादक में एक लिंगिकी नर तथा पुष्पकेसर होते हैं, अर्थात पुष्पकेसर परागकण वहन करने वाला, जबकि मादा पुष्प स्त्रीकेसर अथवा स्त्रीकेसर धारण किए रहता है। पपीता तथा खजूर एक लिंगाश्रयी पादकों के उदाहरण हैं। पपीता तथा खजूर एक लिंगाश्रयी पादपों का उदाहरण है। कुकुरबिट एवं नारियल उभय लिंगशाही पादपों का उदाहरण है। एक लिंगधारी के उदाहरण कौन कौन है? पपीता तथा खजूर। पपीता तथा खजूर एक लिंगग्रासी पादपों का उदाहरण है। कुकुरबिटा तथा नारियल उभय लिंगों का उदाहरण है। इसी प्रकार अब हम लोग आगे चलते हैं। ये फ़ोटो भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये किस चीज़ का फ़ोटो है? देखिए, ओगोनियम निक्यूल फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। एंथ्रेडियम ग्लोब्यूल मेल सेक्स ऑर्गन होता है। ये क्या चीज़ में होता है? कारा में होता है। ये क्या चीज़ में होता है? कारा में होता है। यह ऑर्गन जीवों में लैंगिकता का विवरण। ए उभयलिंगी है, ठीक है।
कारा में होता है। इसी प्रकार अब बी में है एक लिंगीय। उभयलिंगीय कौन है? ये कारा जो है उभयलिंगीय है। बी एक लिंगीय मार्केसिया है और द्विलिंगीय पुष्पकेसर है। इस शकरकंद है। सबसे पहले हम लोगों को यह करना है उभयलिंग कारा। उभयलिंग कौन है? ये कारा है। मतलब एक ही पेड़ में एक ही प्लांट में मेल और फीमेल है, इसको बोलते हैं उभयलिंगीय कारा पादक है। एक लिंग श्राही मतलब अलग अलग प्लांट में मेल फीमेल है। ये याद करना है। आर्किगोनियोफोर होता है, ये एंथ्रिकोडियोफोर होता है। ये एक लिंगीय पादक मार्केसिया का उदाहरण है। ठीक है। द्विलिंगीय पुष्प ये शकरकंद है। ये द्विलिंगीय है मतलब दो लिंग एक ही फूल में है, द्विलिंगीय पुष्प में है। इसमें अलग अलग है मतलब। ठीक है। इसमें एक चीज़ और इसमें है कारा में देखने वाला है कि मेल नीचे है और फीमेल ऊपर है। बाकी कहीं नहीं आपको मिलेगा कि मेल नीचे हो फीमेल नीचे हो। ठीक है, ये चीज़ है। सारणी कुछ जीवों में आंध्र गुणसूत्रों मियोसाइट में द्विगुणीय 2n गुणसूत्र की संख्या तथा युग्मक। मनुष्य में जो अर्ध सूत्राणु 2n गुणसूत्र की संख्या होती है वो 46 होती है। घरेलू मक्खी में 12 होती है। चूहा में 42 होता है। कुत्ता 78, बिल्ली 38 होती है। फल मक्खी में 8, ओफिलियोमिस 1260, सेब में 34, धान में 24, मक्का में 20, आलू में 48, तितली में 380, प्याज में 16। अब मुख्य बिंदु क्या है? एक गुणित हैप्लॉइड। एक गुणित माने हैप्लॉइड जनन सूत्र विभाजन समसूत्र के द्वारा युग्मक उत्पन्न करते हैं। एक गुणित हैप्लॉइड जनन सूत्री विभाजन समसूत्र के द्वारा युग्मक उत्पन्न करते हैं। एक गुणित हैप्लॉइड जो हैं वो जनन सूत्रीय विभाजन माने समसूत्रण के द्वारा युग्मक उत्पन्न करते हैं। हैप्लॉइड जो होते हैं ना वो समसूत्रण विभाजन करते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद बहुत से जीव जिनका संबंध मोनेरा, फंजाई, सवाल एवं बैरोफाइटा से है वो अनुगुणित पादक काय होते हैं। और वे जीव जिनका संबंध टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तथा अधिकोष प्राणी में जिनमें मनुष्य भी शामिल है उनकी जानकीय काय पेरेंटल बॉडी द्विगुणित होती है। पेरेंटल बॉडी क्या होती है? द्विगुणित होती है। फिर से देखिए, बहुत से जीव जिनका संबंध मोनेरा, फंजाई, शैवाल, बैरोफाइटा से है ये अनुगुणित पादक काय होते हैं। वे जीव जिनका संबंध टेरिडोफाइट, देखिए एक गुणित कौन होते हैं? एक गुणित हैप्लॉइड होते हैं, वो समसूत्रण भी याद करते हैं। बहुत से जीव जिनका संबंध मोनेरा, फंजाई, शैवाल और बैरोफाइटा से वो अनुगुणित पादक होते हैं। और टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तथा अधिकांश प्राणी जिनमें मनुष्य भी शामिल है जिनका जनकीय काय पेरेंटल बॉडी द्विगुणित होती है। युग्मक सनातन होता है। अधिकांश जीवों में नर में युग्मक चलनशील तथा मादा अचल तथा स्थान बंद होते हैं। अधिकांश जीव में, बहुत सारा अधिकांश जीव की बात करें तो नर युग्मक होते हैं वो चलनशील होते हैं और मादा युग्मक होते हैं वो स्थान बंद होते हैं। आवर्तबीजीय पादक में तथा लाल शैवाल में नर युग्मक एवं मादा युग्मक अचल होते हैं। अधिकांश साधारण पादकों जैसे शैवाल, बैरोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में जल ही माध्यम होते हैं जिनमें होकर युग्मक का स्थानांतरण संपन्न होता है। अधिकांश साधारण पादक जैसे शैवाल, बैरोफाइटा, टेरिडोफाइटा में जल ही माध्यम होता है जिसमें होकर युग्मक का स्थानांतरण संपन्न होता है। नर युग्मकों की एक बहुत बड़ी संख्या यद्यपि मादा युग्मक तथा पहुँचने में असमर्थ होते हैं। यद्यपि परिवहन के दौरान इस कमी की पूर्ति हेतु नर युग्मक मादा युग्मक की तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में पैदा होते हैं। अब क्यों पैदा होते हैं भाई? क्योंकि संपन्न नर युग्मक की एक बड़ी संख्या यद्यपि मादा युग्मक तक पहुंचने में असमर्थ होती है।
नर युग्मक की एक बहुत बड़ी संख्या यद्यपि समुदाय युग्मक तक पहुंचने में असमर्थ होती है। यद्यपि परिवहन के दौरान इस कमी की पूर्ति हेतु नर युग्मक मादा युग्मक की तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में पैदा होती है। द्विलिंगियों में स्वतंत्र निषेचन पादप जैसे मटर में परागणकों और कर्तिकों का पर स्थानांतरण अपेक्षाकृत सरल होता है, क्योंकि इसमें परागण कोश तथा वर्तिकरण एक दूसरे के निकट स्थित रहते हैं। परागणकण जैसे ही झड़ने लगते हैं, इसके तुरंत बाद कृतिकरण से संपर्क में आते हैं। परागकृत पादकों में जिसमें एक लिंगश्रीय पादक शामिल है, इस विशिष्ट घटना को परागण फ्लोरिनेशन कहते हैं। इसमें वर्तिकरण पर परागणकों का स्थानांतरण युग्मक पूर्वक संपन्न होता है। परागण वर्तिग्रह पर अंकुरित होते हैं तथा परागणक्रिया नर युग्मक को अपने साथ लेती है, अंडर के भीतर प्रवेश कर जाती है, अंड के पास नर युग्मक को अपने से बाहर निकाल लेती है। निषेचन सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक घटना सगमक युग्मक फ्यूजन है। युग्मक संलयन सिंगेमी कहलाती है, जिनके परिणाम स्वरूप द्विगुणिकीय युग्मक तथा निषिक्तता जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के लिए भी निषेचन फर्टिलाइजेशन का बहुत प्रयोग किया जाता है। यद्यपि युग्मक संकलन तथा निषेचन शब्दों का बहुत प्रयोग होता रहता है, हालांकि ये एक दूसरे के पूर्व है। युग्मक संकलन कहाँ संपन्न होता है? अधिकांश जलीय जीवों में, जैसे अधिकांश शैवालों तथा मछलियों और यहाँ तक कि जल स्थान पर प्राणियों में युग्मक संलयन बाहरी माध्यम जल में अर्थात जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है। इस प्रकार युग्मक संलयन को बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। बहुत सारे स्थानीय जीवों में, जैसे कि फंजाई, उच्च श्रेणी की प्राणी जैसे सरीसृप, पक्षी तथा जलधारी एवं अधिकांश पादप बैरोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स में युग्मक संलयन जीव शरीर के भीतर संपन्न होते हैं। अतः यह प्रक्रिया आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। इन सभी जीवों में अंडे की संरचना मादा के शरीर के भीतर होती है, जहां वह नर युग्मक से संलयन करते हैं। आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीवों जैसे कि बैरियोफाइट्स, टेरिडोफाइट में नर युग्मक चलनशील होते हैं और उन्हें अंडे के साथ युग्मक करने के लिए अंडे तक पहुंचना होता है। इस प्रक्रम हेतु जो शुक्राणु पैदा होते हैं, उनकी संख्या विशाल होती है, परंतु जो अंडे उत्पन्न होते हैं, उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। बीजीय पादकों में यद्यपि चलनशील नर युग्मक पराग नली द्वारा मादक युग्मक तक पहुँचते हैं, बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के बिना ही मादा युग्मक एक जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगता है। इस प्रकार की घटना को अविनेश जनन पार्थोजेनेसिस कहते हैं। पार्थोजेनेसिस वो होता है कि उसमें अपने आप नर युग्मक अंडा दे दिया, उसके बाद उसमें निषेचन परिचय घटना लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात ही युग्मज निष्क्रियता का निर्माण होता है। यही परिचय निषेचन घटनाएं कहलाती है। युग्मक जाइगोट द्विगुणित युग्मक का निर्माण सभी लैंगिक जनन वाले जीवों में सर्वाधिक है। बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में युग्मक का निर्माण बाह्य माध्यम प्राय जल में होता है, जबकि वह जीव जिनमें आंतरिक निषेचन होते हैं, उनके शरीर के भीतर युग्मक की संरचना होती है। फंजाई एवं शैवाल से संबंधित जीवों में युग्मक
एक मोटी भित्ति विकसित करते हैं जो उनकी सुकन तथा क्षति के रक्षा करती है। यह अंकुरन से पूर्व काफ़ी समय तक विसर्जित काल में रहता है। युग्मक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। एम्ब्रियोजेनेसिस भ्रूणद्भव युग्मक से भ्रूण एम्ब्रियो को विकास की प्रक्रिया की संदर्भित करते हैं। भ्रूणद्भव के दौरान युग्मक कोशिका विभाजन, समसूत्र तथा कोशिका विभेदीकरण से गुजरता है। पुष्पीय पादपों में युग्मजनक का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। निषेचन के पश्चात पुष्प को बाह्यदल, पंखुड़ी तथा केसर मुरझाकर झड़ जाते हैं। यद्यपि स्त्री केसर जुड़ा रहता है। निषेचन के पश्चात युग्मक भ्रूण में तथा बीजाणु बीज में विकसित हो जाते हैं। अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाते हैं। अब देखिए एस हो गया, ये पी हो गया। इस चीज़ को ध्यान पे, ये एस हो गया, ये पी हो गया, एस हो गया, ये पी हो गया, एस हो गया, पी हो गया, एस हो गया, पी। कुल फलों की किस्मों में बीज एस तथा सारकी फल पी के दिखाया गया है। अब देखिए सबसे पहले इस सब क्वेश्चन को बनाना है पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए अब कल इसको हम लोग इसको बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना NCERT बुक पढ़ें।